हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिटायर अर्ली। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट में काफ़ी सारे बड़े बड़े करेक्शंस होते हुए हमें दिख रहे हैं। और वो मे भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बजट आने वाला है। और बजट आने की वजह से लोग अभी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट किन सेक्टर्स को ज़्यादा रिलीफ देगी और किन सेक्टर्स में टैक्सेशन और इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें उन्हीं सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जिनका फ्यूचर अच्छा हो और हमें पता हो कि आने वाले समय में उनको ऑर्डर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आज का जो हमारा स्टॉक है वो ऐसे ही सेक्टर से आता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा यूट्यूब कंटेंट पसंद आता है और आपको लगता है कि आपको कुछ भी नॉलेजेबल सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो अपडेट हो तो आपको अलर्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कंपनी है वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। लेकिन इससे पहले मैं कंपनी का नाम बताऊं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी कंपनी हम डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरह से आपके लिए बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फंडामेंटल एनालिसिस है और हर किसी को ओपिनियन अलग-अलग हो सकता है। मेरे ओपिनियन में हो सकता है कि ये कंपनी आगे जाके मल्टीबैगर बने और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अशोका बिल्डकॉन। और अशोका बिल्डकॉन एक 47 ईयर ओल्ड कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है। और ये कंपनी अपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को ईपीसी और बीओटी बेसिस पे ऑपरेट करती है। और साथ ही साथ ये कंपनी आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट को भी सेल करती है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि रेडी मिक्स कंक्रीट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। चलिए कंपनी के बिजनेस को और काम करने के तरीके को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इनके हाईवे और ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पर, जहाँ पर ये कंपनी मेजरली दो तरीके से काम करती है। सबसे पहला तरीका आता है इनका पीपीपी प्रोजेक्ट, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी मिलकर काम करती हैं। और इस तरीके से काम करने से दोनों ही सेक्टर की स्ट्रेंथ लेवरेज होती है। जहाँ पब्लिक सेक्टर अपने पब्लिक असेट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, वहीं प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज और इनोवेशन की वजह से काम में एफिशिएंसी बढ़ती है। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर आने वाली रिस्क को भी कैलकुलेट करके चलता है, जैसे कि गवर्नमेंट पेमेंट डिलेस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी और टाइमली कंप्लीट होता है और प्रोजेक्ट की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। अगला तरीका आता है बीओटी, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। एक बहुत ही कॉमन तरीका है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जहां प्राइवेट एंटिटी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग के लिए। यह होता क्या है, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तो कुछ समय के लिए उसे प्राइवेट सेक्टर ही ऑपरेट करती है और अपने इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन कॉस्ट को पूरी तरीके से रिकवर करती है वहाँ के यूजर फीस, रेवेन्यूज और जो भी अदर इनकम सोर्सेज होते हैं उससे। एक बार जैसे ही प्री डिटरमाइंड पीरियड खत्म हो जाता है तो ओनरशिप वापस से पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाती है। बीओटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रोजेक्ट की जो भी रिस्क है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि प्रोजेक्ट सेफली, टाइमली और एफिशिएंटली डिलीवर हो। तो अशोका बिल्डकॉन की एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम है यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑथराइज्ड है बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये कंपनी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, जो कि रत्नागिरी, चित्रदुर्गा, लातूर और ओसामनाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी पीएनजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। और साथ ही साथ ये सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करती है, जो कि व्हीकल्स में यूज़ होता है। अशोका बिल्डकॉन की अगर बात करें तो आज की तारीख में ये 13 से भी ज़्यादा स्टेट्स में ऑपरेशनल है और इसने अपने आप को एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के नाम पर नेशनली स्टैब्लिश किया है। और इनके कई सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ बीओटी एंड ईपीसी बेसिस पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ अशोका ने एक ओवरसीज प्रोजेक्ट में भी काम कर रही है, जो कि मालदीव्स में है, और कंपनी अपने नए नए बेंचमार्क्स को अचीव कर रही है। चलिए कंपनी के क्लाइंट्स भी देख लेते हैं। उनके क्लाइंट्स में काफ़ी नॉन पब्लिक एंटिटी शामिल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एनएचएआई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तमिलनाडु रोड डेवलपमेंट कंपनी, एनएचआईडीसीएल, इरकॉन इंटरनेशनल, रेल विकास लिमिटेड भी शामिल है। और हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी सीरियस है और इन सेक्टर्स में कितने ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं। तो फ्यूचर में भी गवर्नमेंट और भी नए प्रोजेक्ट लाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आइए कंपनी की ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं। और कंपनी का ऑर्डर बुक चार्ट आपके सामने है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि Q3, Q4 और Q1 में कंपनी की ऑर्डर बुक कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। लेकिन Q2 और Q3 FY24 में थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ऐसा कोई मेन कंसर्न नहीं है। तो अब हम कंपनी का ऑर्डर बुक को इवैल्यूएट करेंगे कि कंपनी को किस सेक्टर से कितने ऑर्डर मिले हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर बुक हम इवैल्यूएट करने वाले हैं वो Q2 FY24 की है। और हम देख सकते हैं कि कंपनी को रोड और रेलवे प्रोजेक्ट से 7,842 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि टोटल ऑर्डर का 53% है। साथ ही साथ कंपनी को पावर एंड टीएनडी से 6126 का ऑर्डर मिला है, जो कि टोटल ऑर्डर का 41% है। ईपीसी से 5%, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का 39 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो इससे साफ पता पड़ता है कि कंपनी को मेजर ऑर्डर रोडवे, रेलवे और पावर से ही मिल रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में गवर्नमेंट और भी नए रोडवे और रेलवे के प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाली है। तो उसे देखकर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ हमें अच्छी लग रही है।
बात करें अगर कंपनी के कैश की, तो आप सब देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके फाइनेंशियल 2023 तक कंपनी ने अपने कैश को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किया है, जिससे पता पड़ता है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी हेल्दी बैलेंस शीट मेंटेन करी है और अच्छे कैश रिजर्व्स मेंटेन करे हैं। और कैश रिजर्व्स इसलिए भी देखे जाते हैं दोस्तों, ताकि कैश से हमें पता पड़ता है कि कंपनी में लिक्विडिटी कैसी है और आने वाले समय में अगर कंपनी अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहे, तो उसके लिए उसके पास कैश है या नहीं है। चलिए कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज़ हुई है और साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हम सब देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 771 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में गिरकर 373 करोड़ का हो गया है। और ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसके भी 2 रीज़न हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हुआ, उसका रीज़न था कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट में इंक्रीमेंट आना। 2022 के मुकाबले 2023 में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट 10% से राइज़ हो गई थी। 2022 में कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी 1300 करोड़ रुपीज़, जो कि 23 में बढ़कर 1103 करोड़ रुपीज़ हो गई, जिसका असर प्रॉफिट मार्जिन पे तो आया ही। साथ ही साथ 2022 में कंपनी को एक अदर इनकम भी प्राप्त हुई थी, जो कि 485 करोड़ रुपीज़ की थी। अब ये अदर इनकम क्या होती है, यानी कहीं से भी अदर सोर्सेज से कंपनी को इनकम हो जाना। जैसे मे बी हो सकता है कंपनी ने अपने असेट सेल करे हों, या फिर कंपनी को कहीं से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ हो, जैसे उन्हें किसी को लोन दे रखा हो उससे, जो कि 2023 में नहीं हुई। तो अगर हम इनके 2022 के नेट प्रॉफिट में से अगर ये अदर इनकम माइनस करेंगे, यानी 771 करोड़ रुपीज़ माइनस 485 करोड़ रुपीज़, तो ये बनता है 286 करोड़ रुपीज़, जो कि ऑलरेडी 2023 के नेट प्रॉफिट से कम ही है। बात करें अगर कंपनी के आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो भी 20% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने ग्रॉस डेब्ट को भी रिड्यूस किया है फ्रॉम 3600 करोड़ रुपीज़ टू 1900 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जून से दिसंबर तक प्रमोटर का स्टेक कंसिस्टेंट रहा है। रिटेलर ने अपना स्टेक 4% से रिड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड का स्टेक भी कंसिस्टेंट रहा है। एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है फ्रॉम 4.51% टू 7.63%। वहीं डीआईआईज ने 0 पॉइंट से लेके 1.25% का अपना स्टेक इंक्रीज किया है, विच मीन्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटेलर से स्टेक बाय कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर बुलिश ऑन दिस कंपनी। बट अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में शेयर कर सकते हैं और वहाँ हम एक हेल्दी डिस्कशन भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मदद मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह का क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।